हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। इसकी व्याख्या देखते कह रहे हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश या जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त सभी। तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद उपयुक्त सभी से संबंधित है। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल साइंस भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हक्सले ने। तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाली यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं, जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। न्यूटन, आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क। तो जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया। किसने। लैमार्क ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जोलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, लैमार्क का सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है ना, या प्रतिपादन किसने किया या किया था। हक्सले ने, डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रीज ने किया। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री बॉटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया। इनके अनुसार नई जात स्पीशीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी भिन्नताओं उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जात का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग शांति प्रिमरोज पर किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, ओपेरान अवधारणा। तो विकास का सिद्धांत हमने पढ़ा डार्विन ने। ठीक, एक का बी का 3। तो बी का 3 देखिए यहाँ है ना, बी और सी ऑप्शन में है, ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया। डी ब्रीज है ना, ए का 4। ठीक, ए का 4, बी का 3
ऑपरेन अवधारणा किसने दिया, है ना, ये जो है ऑपरेन अवधारणा दिया जो है बीडल और टैटम ने। ठीक, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जैकब और मोनोड ने। सी का 2 है, सी का, देखिए बी ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, सी का पहला ये ऑपरेन अवधारणा जैकब और मोनोड ने। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन का सिद्धांत, ह्यूगो डी ब्रीज, विकास का सिद्धांत, डार्विन, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, बीडल और टैटम, ऑपरेन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण। देखिए इसकी व्याख्या दियो, जैव विकास इवोल्यूशन का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण नेचुरल सेलेक्शन है, क्योंकि यही वेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण जीवों को आबादियों में जीन रूपों, जीनोटाइप तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागत से। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने पर जिस पार्ट को हम उपयोग करेंगे वो बढ़ेगा, जीवित रहेगा, जिसको नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, यही। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम। इसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ या सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों, स्नेक में टांगों के अभाव को बताया है। अगला प्रश्न, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो वो है चीता। ये सब चीता, बाघ, तेंदुआ, सिंह ये सब बिल्ली की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार ये भी। ठीक, देख लीजिए प्रश्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नान मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नान मनुष्य, है ना, क्रो-मैग्नान मनुष्य। ठीक, इसकी व्याख्या देखिए। करें क्रो-मैग्नान मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीशीज होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नान का शरीर गठा हुआ और लगभग 166 सेंटीमीटर 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल गुहा इतना क्यूबिक सेमी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, आर्क्योप्टेरिक्स है ना, आर्क्योप्टेरिक्स है कह रहे हैं। जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। तो आर्क्योप्टेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ये ऑप्शन सही। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म से लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरासिक चट्टानों से मिले या सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था। पॉइंट शुड बी नोटेड, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अगर
पादों की अंगुलियों पर पंजे थे फिर भी ये पक्षी था, क्योंकि इसके अगर पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। अगला प्रश्न देखिए, वही क्वेश्चन पूछा गया, आर्क्योप्टेरिस किन वर्गों की प्राणियों के बीच क्या योजक कड़ी है? तो हम लोग क्या पढ़ा, उभयचर पक्षी, सरीसृप पक्षी, सरीसृप तथा स्तनधारी पक्षी और स्तनधारी। तो ये सरीसृप पक्षी के बीच का है। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट, हाथी का? तो ये हाथी का। किसका? हाथी का। देख लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस ईयर। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं डायनासोर थे सिनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनोसोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ठीक, इसकी व्याख्या देखते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प इतना वर्ष का पूर्व, जुरैसिक कल्प इतना वर्ष का तथा क्रीटेशियस कल्प इतना करोड़ वर्ष का में बांटा गया। क्रीटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर से लगभग इतना प्रतिशत जातियों की व्यापक विलुप्त हुई। अगला प्रश्न, डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, है ना, प्लाइस्टोसीन युग में। तो डायनासोर जो है मेसोजोइक युग में रहे। ठीक, अगला प्रश्न कह रहे हैं, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। तो जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में सैलामेंडर, अजगर, कंगारू, यही ऑप्शन सही है। यही ऑप्शन सही है। ठीक, देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, और चर्चा करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अब कुछ। ठीक है, कह रहे हैं जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की। तो ये किसकी है? कीटों की है। किसकी? कीटों की। इसकी व्याख्या देखिए, कह रहे हैं जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों, इंसेक्ट की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों लगभग इतना में से लगभग इतना आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग इतना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं कथन, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कूट है, तो इसमें देखिए AR दोनों सही, RA की सही स्पष्टीकरण भी है। देखिए व्याख्या, अमीबा एक प्रोटोजुआ, एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, वह गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के ताप को वातावरण के तापक्रम से ये क्या हमेशा एक जैसे बनाए रखते हैं। ठीक, PCS में भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। व्याख्या, समतापी होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं। गोलक्री में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। वह पास्थिसम मछलियों में निषेचक
आंतरिक होता है, तो सही है इसमें ए ऑप्शन। सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममित है ना पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूटरोस्टोमी यूसीलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं, जिनकी डिम्बक प्रावस्था में शरीर की सम्मित द्विपार्श्वीय बाइलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव परजक विविपेरस नहीं होते। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य प्रश्नगत सही है। ठीक, देखिए यहाँ एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था विविपेरस और विविपेरस होता है, एक और होता है शायद, है ना, विविपेरस एक विओपेरस। ठीक है, देख लीजिए, दोनों में अंतर समझ लीजिए। एनसीईआरटी की बुक आप देखेंगे तो उसमें है विविपेरस, है ना, एक होता है विवि, एक और होता है इसी समय। एक जो हमको लग रहा है ना, जो बच्चे जन्म देते हैं और जो है शायद अंडे वगैरह या कुछ ऐसे है, उसको देख लीजिए, है ना, इसमें माइंड में है ना आ नहीं रहा वो, लेकिन विविपेरस दो हैं, एक विविपेरस एक विवि शायद ओविपेरस हैं। ठीक, देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।